कौन क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि आज हम 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को हर एक क्वेश्चन की बिल्कुल डिटेल में चीज़ें बताएंगे ताकि आपका एक भी नंबर ना कट सके। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है कि जो ऑरेंज कैप किस खेल में दी जाती है। और आपको बताना चाहता हूँ जो क्वेश्चन आया है ऑरेंज कैप किस खेल में दी जाती है, ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। क्लियर होगी बात सभी को। अब समझते हैं इस चीज़ को। हर सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को, बैट्समैन को ऑरेंज कैप दी जाती है। आपको पता ही लग गया है ऑरेंज कैप किसको मिलती है, कौन सी गेम को मिलती है। जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वाले गेम्स में ऑरेंज कैप मिलती है, ठीक है, संतरी कैप। और किसको मिलती है, जो हर सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाता है। कौन, बैट्समैन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बॉलर थोड़ी रन बनाएगा भाई, बैट्समैन ही छक्का चौका मारेगा। आईपीएल में हर सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप दी जाती है। यह टूर्नामेंट के प्रमुख व्यक्तिगत पुरस्कारों में से एक है, ठीक है। ऑरेंज कैप से जुड़ी कुछ और खास बातें। आईपीएल के पहले सीजन यानी साल 2008 से यह परंपरा चली आ रही है। साल 2008 में पंजाब किंग्स के शान ने 11 मैची में 616 रन बनाकर पहली ऑरेंज कैप अपने नाम की थी। तो 11 मैचों में कितने मारे थे रन, 616 रन मारे थे। और ये सबसे ज़्यादा रन थे उस समय, कब, 2008 में। तो उनको ऑरेंज कैप मिली थी। क्लियर होगी बात सभी को। अब आगे देखते हैं। आईपीएल 2024 में विराट कोहली ने ऑरेंज कैप अपने नाम की थी, ठीक है। 2024 में यानी कि पिछले साल ही विराट कोहली ने ऑरेंज कैप अपने नाम करी थी। उनके नाम क्यों गई, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। आगे डिस्कस करते हैं। आईपीएल से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप दी जाती है। कहने का मतलब है जो इंसान सबसे ज़्यादा बैट्समैन को आउट करता है यानी कि विकेट लेता है, उसको क्या मिलता है, उसको पर्पल कैप मिलती है। आईपीएल में युवा प्रतिभाओं को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का एक बेहतरीन मंच मिलता है। क्लियर होगी बात। आईपीएल एक ऐसा मंच है जिसमें आपको एक इंडिया और पूरे वर्ल्ड के मतलब बेस्ट प्लेयरों से खेलने का मौका मिलता है, अपनी टीम बनाने का मौका मिलता है और आप एक अच्छे लेवल पर अपने आप को प्रदर्शित करते हो, अपने आप को दिखाते हो कि हमारे अंदर ये जज्बा है, ये जुनून है, हम इतने टैलेंटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ती है और आपको पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जानता है। फॉर एग्जाम्पल अगर विराट कोहली की बात की जाए, इनको कौन नहीं जानता है, समझ रहे हो, बेस्ट क्रिकेटर में इनका नाम आता है। चलिए फटाफट आगे डिस्कस करते हैं। पता नहीं यार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, डीजे वाले बाबू गाने का सिंगर का नाम क्या है। सही में यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो क्या नाम है, बादशाह। आपको पता ही है बादशाह का पुराना नाम है आदित्य प्रतीक सिंह। क्या ही पूछ रही है यार, मैं सच बता रहा हूँ यार, ऐसे क्वेश्चन अगर डालने लग गए फिर तो हो गया काम। अभी सही बता रहा हूँ, बादशाह को यार याद करने की क्या ही जरूरत पड़ गई है। आदित्य प्रतीक सिंह, इसे याद करके क्या फ़ायदा है। मतलब कुछ भी पूछा जा रहा है यार, मतलब ये चीज़ ना डिस्करेज करती हैं एस्पिरेंट्स को। मतलब ये कोई चीज़ पूछने वाली होती है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, इसका सिंगर कौन है। इट इज़ वेरी एम्बेरसिंग थिंग। ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर डिस्कस कर लेते हैं। डीजे वाले बाबू बादशाह द्वारा गाया गया गाना है, पंजाबी हिंदी हिप हॉप सिंगल, ठीक है ये। मतलब इसमें पंजाबी भी यूज़ है और हिंदी भी यूज़ है, जिसमें आस्था गिल भी है, जिसने सोनी म्यूज़िक इंडिया द्वारा 16 जुलाई 2015 को रिलीज़ किया गया। क्लियर होगी बात। कौन सी म्यूज़िक थी, सोनी म्यूज़िक थी। क्लियर, सोनी चैनल देखते हो ना जिसमें सीआईडी आता था, तो वो चीज़ है। आदित्य प्रतीक सिंह जन्म 19 नवंबर 1985, जिन्हें उनके स्टेज नाम बादशाह से बेहतर जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। और आदित्य प्रतीक सिंह थे, उनका जन्म 19 नवंबर 1985 को हुआ था, जिन्हें उनके स्टेज नाम बादशाह से बेहतर जाना जाता है। क्लियर होगी बात सभी को। एक भारतीय रैपर हैं, गायक हैं, गीतकार, संगीत निर्माता, टेलीविज़न व्यक्ति और व्यवसायी भी हैं, यानी कि बिजनेसमैन भी हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। बादशाह ने अपने गाने हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी भाषाओं में रिकॉर्ड किए हैं। 2025 तक बादशाह भारत में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले हिप हॉप कलाकारों में से एक हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। डीजे वाले बाबू गाने के निर्देशक, डायरेक्टर मोइट्रे और बेजिल हैं। क्लियर होगी बात सभी को। अब आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। यह गाना बादशाह ने कंपोज किया था, सोनी म्यूजिक इंडिया के तहत रिलीज किया गया था। क्लियर होगी बात इतनी आपको। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, नीति निदेशक तत्व कौन सा भाग में है, तो ये भाग चौथे में है।
क्लियर। आगे देखो, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं। इसे अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल है। ठीक है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद? आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक शामिल है। डीपीएसपी प्रकृति में गैर बाध्यकारी हैं कि वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने योग्य नहीं हैं। ये सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य लोगों को आश्रय, भोजन और वस्त्र जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनके कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, आगे देखो, यह उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें नीतियों बनाते समय राज्य को ध्यान में ही रखना चाहिए। संविधान में अनुच्छेद 51 राज्य की नीति का अंतिम निदेशक तत्व है। जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है? भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? आपको पता होना चाहिए कि जो जनगणना संचालित कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। क्लियर? आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है? आपको बताया गया है कि गृह मंत्रालय, ठीक है, वहाँ से जनगणना संचालित करी जाती है। अब आगे डिस्कस करते हैं, सस दशकीय जनगणना का संचालन की उत्तरदायी भारत के महामंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय की है। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की गई हैं। क्लियर? आगे की पॉइंट्स फटाफट पढ़ते हैं। पिछली जनगणना 2011 में की गई थी और अगली जनगणना 2021 में की जानी थी, मगर हुई नहीं थी। जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है। क्लियर? संघ मतलब होता है यूनियन, जैसे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, वो भी एक संघ है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। क्लियर? अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, वो है शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है? वो है 3.9, टोटल है 39। ठीक है, 3.9 गलती से लिख दिया गया था, यहाँ पे 39 आएगा। ओके, प्रतिशत पूछा है, सॉरी यहाँ पे 3.9% आएगा। ठीक है, साल 2024 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 3.9% थी। यह पिछले साल 3.8% से ज़्यादा थी। शिशु मृत्यु दर होती IMR। क्लियर? क्या होती? IMR। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। शिशु मृत्यु दर 1 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या को 1000 जीवित जन्मों से भाग देकर निकाली जाती है। ठीक है, आगे देखो, शिशु मृत्यु दर को 2 घटक द्वारा बांटा जा सकता है, नवजात शिशु मृत्यु दर और प्रसवोत्तर मृत्यु दर। क्लियर? आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था, शेख हसीना ने किससे मुलाकात की थी? ये भी पूछा था। और एक क्वेश्चन आया था, शेख हसीना से मिलने कौन गया था? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। ठीक है, आगे देखो, यह बैठक गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर हुई, जहां शेख हसीना के आगमन के तुरंत बाद अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। आगे देखते हैं, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्लियर? आगे फटाफट डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कौन सी क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो वो स्वर्ण क्रांति है, जो कि शहद के उत्पादन से संबंधित है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये क्वेश्चन पहले भी 4 टाइम्स रिपीटेड है, 4 बार पहले भी पूछा जा चुका है, अभी भी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक है, स्वर्ण क्रांति शहद और अन्य बागवानी उत्पादों से संबंधित है। यह क्रांति भारत में शहद और बागवानी उत्पादों से उल्लेखनीय वृद्धि का काल है। गोल्डन शब्दों का प्रयोग शहद और फलों की मूल्यवान और समुद्र प्रकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसने कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इसका उद्देश्य कृषि शेष क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी पालन और बागवानी को बढ़ावा देना था। सब्जी से संबंधित कौन सी है? स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। ठीक है, स्वर्ण क्रांति मतलब होता है गोल्डन रेवोल्यूशन। क्लियर? अब बात करते हैं इनका संबंध किन किन चीज़ों से है।
फल, सब्जी, मसाले, बागवानी और मधुमक्खी पालन से इनका संबंध है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। आगे तो इनका लक्ष्य क्या होता है? भारत में बागवानी और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना इनका लक्ष्य होता है। संबंधित व्यक्ति कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर और मोहम्मद हिफ्जुर रहमान, ये इनसे संबंधित व्यक्ति हैं। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, क्रांति संबंध पढ़ेंगे। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा कोको से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से, यानी फसलें उगाने से, ठीक है। ग्रे क्रांति किससे? उर्वरक, उर्वरक, ठीक है, फर्टिलाइजर जिन्हें बोला जाता है। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा। उसके बाद लाल क्रांति मांस, टमाटर उत्पादन, ठीक है। गोल क्रांति आलू उत्पादन। रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। श्वेत क्रांति डेयरी दूध उत्पादन, ठीक है। पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। आई होप आपने सब पढ़ लिया होगा। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जो उनसे आपके सामने आए हैं, ये 100% एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम से पहले ज़रूर ये क्वेश्चंस करके जाना, ओके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एक बात और बताना है इसके बाद आप सभी को, जो प्लेलिस्ट इसके बाद मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि हमने प्लेलिस्ट बनाई है आप सभी के लिए, ताकि आपके नंबर बिल्कुल भी ना कटे और आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल हो सके। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन 5 बार 6 बार 7 बार रिपीटेड हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करके अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी रैंक, एक अच्छी सिलेक्शन ले सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, ठीक है। इसके मैंने पार्ट्स डाले थे, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, अब जाके देख सकते हो। और अच्छे से पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।